आईआरसी एजुकेशन एक्सपो 2023 का आगाज़ हो चुका है, तो हम यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, तो चलिए हम आपको भी घुमाते हैं वहाँ पर। हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें हैं, चलो आइए। यहाँ पर आईआरसी म्यूज़ियम का वे है यहाँ पर, तो चलिए हम आईआरसी म्यूज़ियम में जाते हैं पहले वहाँ पर। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर आईआरसी का म्यूज़ियम लगा हुआ है, साइंस एग्जीबिशन। तो चलिए हम जानते हैं आईआरसी के बानी एडवोकेट फैज़ सैयद से कि इस एजुकेशन एक्सपो में ये म्यूज़ियम लगाने का मकसद क्या है उनका। चलिए आइए। हमारे साथ मौजूद मौजूद हैं मोस्ट हम्बल एंड डायनामिक पर्सनैलिटी प्रेसिडेंट ऑफ आईआरसी एडवोकेट फैज़ सैयद सर। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इस आईआरसी के एग्जीबिशन में इस साइंस एग्जीबिशन को लगाने का मकसद क्या था। आइए। अल्हम्दुलिल्लाह साइंस एग्जीबिशन को लगाने का मकसद ये था कि जो नई नस्ल है, हमारी जो नौजवान नस्ल जनरेशन है, उन तक ये बातें पहुंचाई जाए कि पास्ट में मुस्लिम साइंसदानों ने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। और जो कुरान है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आखिरी कलाम है इंसानियत के लिए, उसमें ख़ुद कई सारी ऐसी बातें हैं जो साइंस से मुताल्लिक़ हैं। तो यहाँ मकसद था सबसे पहले तो कुरान, फिर मॉडर्न साइंस और उसके बाद मुस्लिम साइंटिस्ट उन्होंने क्या क्या किया, ये 3 थीम के ऊपर हमने बात रखी। मकसद है कि मुसलमान अपनी तारीख़ को जाने और इस बात को समझ के कि उनके दीन ने उनको इस फील्ड में आगे बढ़ा है, अगले कदम उठा के जैसा पहले लोग आगे बढ़े थे साइंस में, आज के ज़माने के लोग भी साइंस में आगे बढ़े। तो सर हमें आप इसमें ये बताइए कि ये चार्ट्स वगैरह जो लगे हुए हैं यहाँ पर, तो ये लोग आकर खुद ही विजिट करेंगे, पढ़ लेंगे या फिर इसको कोई एक्सप्लेन करने वाला है सर? देखिए, यहाँ जो है चार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए वॉलंटियर्स हमने तैयार किए हैं, जो वॉलंटियर्स मुख्तलिफ चार्ट्स के सामने खड़े हैं और मुख्तलिफ थीम्स हैं। मतलब एक 2-3-4 चार्ट एक थीम पर बने हैं, जिसमें कुछ चीज़ें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ चीज़ें रीडिंग के लिए हैं। सारे चार्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये बार क्यूआर कोड की शक्ल में रखे गए, जिसको चाहिए वो क्यूआर कोड को स्कैन करे और वो चार्ट को ऑनलाइन डाउनलोड भी बहरहाल वो कर सकता है। और सर इसके अलावा आपके पास एग्जीबिशन में और कौन सी नई चीज़ें आपने अभी रखी है? जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि आपने कुरान से रिलेटेड जो अभी साइंस बताता है वो सारी चीज़ें रखी थी आपने और मुस्लिम साइंसदान के चार्ट्स रखे थे। इस बारे में आप कुछ नया कंसेप्ट लेके आए क्या अभी ये बारे में आप? देखिए, इस बार इसके अंदर कुरान, मॉडर्न साइंस वो बात तो है, मुस्लिम साइंटिस्ट वगैरह इसको हमने इजाफ़ा किया है, बढ़ाया है इन चार्ट्स को। उसके अलावा इसके अंदर जो है एक्सप्लेनेशन है, इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ और फ़िल्म्स है जो मुस्लिम साइंसदान और साइंटिफिक नॉलेज के बारे में बात करें। इसी तरह कुछ मॉडल्स भी रखे गए हैं, जैसे चंद्रयान 3 का मॉडल रखा हुआ है। इसके अलावा कुछ हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स करवाए गए, मतलब तजुर्बा करने के लिए प्रैक्टिकली चीज़ों को डेमोंस्ट्रेट करके बताया गया है। इसी तरह कुरान के 60 से ज़्यादा जो तराजिम यूरोपियन लैंग्वेज, अफ्रीकन लैंग्वेज और अलग-अलग इंडियन लैंग्वेजेस हुए, वो यहाँ रखे गए हैं। और उसी के साथ-साथ इसके अंदर म्यूज़ियम भी ऐड किया गया है, जिसमें कॉइन्स, करेंसी और स्टैम्प्स रखे गए हैं और साथ में जियोलॉजी का ख़ास एक सेक्शन रखा गया है, जिसमें मुख्तलिफ स्टोन्स, मिनरल स्टोन्स, क्रिस्टल्स और फॉसिल्स जो है बहुत पुराने कदीम जो मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है, वो लाकर जो रखे गए डिस्प्ले के लिए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। इंशाल्लाह हम यहाँ पर अभी म्यूज़ियम घूमते हैं और हमारे ऑडियंस को बताते हैं हम कि यहाँ पर आपने कौन से नए कंसेप्ट रखे। जज़ाकल्लाह खैर सर। अस्सलाम वालेकुम। जी, जी, अब हम जाते हैं आईआरसी म्यूज़ियम आईआरसी साइंस म्यूज़ियम के ज़िम्मेदार की तरफ। तो चलिए आइए। जैसे आप देख सकते हैं मेरे साथ आईआरसी म्यूज़ियम के ज़िम्मेदार हैं शेख साबिर मोहम्मदी। तो हम इनसे जानते हैं कि इस आईआरसी म्यूज़ियम का जो कंसेप्ट है, जो इसका मकसद है इसके पीछे रखने का, तो उनसे हम मज़ीद तफसीर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर वरहमतुल्लाहि हमारे वबरकातुहू। ऑडियंस को बताइए आप कि इस एजुकेशन एक्सपो में जो म्यूज़ियम रखने का जो एम है आपका और जो कुछ यहाँ पर जो नई चीज़ें हैं या जो पुरानी भी कोई चीज़ें होंगी, तो इसके बारे में आप हमारे ऑडियंस को जो है तो तफसील से जवाब दीजिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इस म्यूज़ियम का नाम है कुरान एंड मॉडर्न साइंस एग्जीबिशन। ठीक है, यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। जो हमारा मेन टारगेट है, जो मेन असल जो चीज़ है इसके अंदर, वो ये है, हालांकि सभी चीज़ें अपने अंदर बहुत अहमियत रखती हैं, सब ऑल और द इम्पोर्टेंट थिंग्स हम जो आपको डिस्प्ले करके समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें इसका मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि तमाम लोगों में, अवामुन नास में, तमाम लोगों में, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, स्कूल के बच्चे हों या कॉलेज के स्टूडेंट्स हों, ख़वातीन हो, मर्द हो या ख़वातीन हो या जनरल पब्लिक हो,
सब में इस्लाम को लेकर, दीन की तालीमात को लेकर और असली इल्म जो दुनियावी उलूम हैं उसको लेकर एक अवेयरनेस हो, उनके अंदर इस उनको मालूम पड़े कि इस्लाम की तालीमात क्या हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या मैसेज देना चाहता है, मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या इन्वेंशंस किए हैं, आज टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो एजुकेशन हमारा सिस्टम है जो हम पढ़ रहे हैं उसमें और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो ये एक तालीमी बेदारी, एक शूर और उनके अंदर नॉलेज में इजाफा करने के लिए ये एक्टिविटी की जा रही है। इसके अंदर जो है कुरान एंड मॉडर्न साइंस रिलेटेड कुछ चार्ट्स यहाँ पे हमने रखे हैं, जिसके अंदर से कि हमें आप चार्ट देखते हैं, यहाँ पर एक चार्ट है यहाँ पर रखे वाला, जिसमें एक सूरह यासीन की एक आयत है जिसमें कुरान और एस्ट्रोनॉमी, ये यानी कि कुरान जो है जो फल्कियात के जो उलूम है उसके ताल्लुक से कुछ रोशनी डालना चाहता है। इसमें इस आयत में ये बताया गया है कि चाँद कभी सूरज को क्रॉस नहीं कर सकता और सूरज कभी चाँद को क्रॉस नहीं कर सकता, और ये तमाम जो है एक फलक में, एक आसमान में तैर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इस चीज़ को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 1400 साल पहले बता दी, और आज हम इसका मुशाहिदा अच्छे से करते हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिन और रात ने एक दूसरे को क्रॉस किया, कभी दिन 24 घंटे का नहीं हुआ, कभी रात 24 घंटे की नहीं हुई। ये बराबर अल्लाह के हुक्म से क्या कर अपना काम कर रहे हैं, और ये तमाम जो है ये चाँद तारे जो हैं इस गैलेक्सी के अंदर घूम रहे हैं। तो ये ऐसे दौर में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बात बताई जब कोई टेक्नोलॉजी, कोई साइंस नहीं थी, कोई लोग कभी आसमान पे चाँद तारों, चाँद वगैरह का उलूम लोगों के पास नहीं था, और ये बातें आज बिन वैसी साबित हो रही हैं। और हम देखते हैं कि चाँद भी घूमता है, सूरज भी घूमता है, ज़मीन भी घूमती है, तो ये चीज़ें सब साबित होती हैं। इस तरीके से डिफरेंट यहाँ पे कुरान की आयतों के चार्ट्स बताए गए हैं ताकि लोगों को मालूम पड़े कि जब हम कुरान पढ़ें तो अल्लाह ने उसमें जहाँ पर हमारा इबादत करने का तरीका है, क्या हमने डूज़ एंड डोंट्स करना है, क्या अच्छे और बुरे काम है, उसके साथ में साइंटिफिक उलूम जो है, जैसे कुरान एम्ब्रोलॉजी के बारे में बात करता है, ओशनोग्राफी के बारे में बात करता है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात करता है, जियोलॉजी के बारे में बात करता है, तो डिफरेंट उलूम्स के बारे में भी आपको मालूमात मिले, और ताकि जब आप कुरान को पढ़ें तो ये नॉलेज भी आपको मिले और अल्लाह के मैसेज को आप समझें। तो उससे हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी आप कुरान को पढ़ें तो समझने की कोशिश करें और उसको अपनी ज़िंदगी में अमल भी आप उसी तरीके से लाएँ। इसके अलावा उसके बाजू में आपको कई साइंटिस्ट के चार्ट दिखेंगे, ये मुस्लिम साइंटिस्ट है जिन्होंने डिफरेंट चीज़ें अपने अपने ज़माने में, अपने अपने वक्त में इन्वेंशंस की हैं, जिसको हमारे जो लोग हैं, मुस्लिम्स हो या नॉन मुस्लिम्स हो, जिसको उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि एक तो उनके नाम बदल दिए गए या उनके नामों को बंद कर दिया गया। तो वो एक हिस्ट्री और वो उनके इन्वेंशंस को हम लोगों को बता रहे हैं कि ये कितने पहले इन चीज़ों को मुस्लिम साइंटिस्ट ने ईजाद किया, उसकी शुरुआत की और लोगों की इसके बारे में रोशनाई दी। और कई ऐसे साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, जिनकी जो एजुकेशन है, इनकी जो बुक्स हैं, जिनकी जो रिसर्च है, कई यूनिवर्सिटीज़ में कई सालों तक पढ़ाई जा रही हैं और अभी तक भी पढ़ाई जाती हैं, चाहे फिर मेडिसिन की फील्ड हो, मैथमेटिक्स की फील्ड हो, जोग्राफी की फील्ड हो, सियाहत की फील्ड हो, जो भी फील्ड हो। उसके अलावा मुस्लिम सिविलाइजेशंस की हमने आर्किटेक्चर के कुछ चार्ट्स यहाँ पे रखने की कोशिश की है कि एंशिएंट, इससे पहले ज़माने में मुस्लिम आर्किटेक्चर्स क्या हैं, किस तरीके से वो कंस्ट्रक्शंस थे, किस तरीके से उसमें इस्लाम की और दीन की तालीमात को बताया जाता है, ताकि मुसलमानों को, आम लोगों को मालूम पड़े कि इनकी तारीख़ क्या है, कितना रोशन हमारी तारीख़, कितनी हमारी तारीख़ थी और उससे आप किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। मज़ीद उसमें हमने लोगों के और इंटरेस्ट करने के लिए बहुत सारी और चीज़ें रखी हैं। जैसा अगर आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे पैनल्स रखे हुए हैं। इस पैनल्स के अंदर आपको अलग अलग कॉइन्स मिलेंगे। जिस तरीके से आज हमारे पास 1 रुपये की, 10 रुपये की, 20 रुपये की कॉइन्स होती हैं, पहले ज़माने में कुछ पैसों की कॉइन्स होती थी, 1 पैसा, 2 पैसा की, या उससे पहले जो हुकूमतें गुजरी हैं, जैसा कि मुग़ल हुकूमतें गुजरी हैं, लोधी हुकूमत गुजरी हैं, शिवाजी का दौर गुजरा है, या उससे पहले के भी जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनके कॉइन्स और सिक्के पुराने ज़माने के रखे हुए हैं। फिर वो चाहे इंडिया के हो या इंडिया के बाहर के हो, दूसरे कंट्रीज़ के भी यहाँ पे सिक्के और करेंसीज यानी कि जो नोट्स होते हैं वो भी रखे हुए हैं, ताकि लोगों को एक नॉलेज मिले कि नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे क्या चीज़ें चलती हैं, हमारे मुल्क में पहले क्या, हमारा क्या सिस्टम था, पहले किस सिस्टम से ये लेन देन होते थे, ताकि उनको मालूमात हो। उसी तरीके से कुछ हमने स्टैम्प्स भी रखे हैं जो इससे पहले कम्युनिकेशन करने के लिए, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे आपको कोरियर करना है, पोस्ट करना है, लिफाफा भेजना है, या कुछ बॉन्ड्स होते थे, ख़त होते थे, तो उसके लिए स्टैम्प्स यूज़ होते थे, तो वो चीज़ हमने रखी है। प्लस हमने यहाँ पे कुछ रॉक्स और कुछ स्टोन्स का कलेक्शन रखा है ताकि मालूम पड़े कि क्या डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स हैं, उनके क्या यूज़ हैं, क्या बेनिफिट्स हैं और हम उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसा यूज़ करते हैं। और इन तमाम चीज़ों के पीछे ये मकसद है कि अल्लाह ताला की कुदरत को आप जानें कि अल्लाह ताला ने कैसे कैसे पत्थर बनाए हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या फ़ायदे हैं, और ये सब चीज़ें इस चीज़ को दर्शाती हैं कि इन तमाम को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। तमाम चीज़ें आप अल्लाह ताला के हुक्म से काम कर रही हैं, तो हम इंसान होने के बाद अल्लाह ने भी हमें अक्ल सलीम दिया है, हम भी उसके अहकामात को समझें, उस पर अमल करें और उसकी तालीमात को लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि इस दुनिया और आखिरत में हमारा और तमाम लोगों का फ़ायदा हो
और इस दुनिया में भी और आगे भी उनके लिए अमन और सुकून और शांति हो। ये तमाम चीज़ें एक नॉलेज के लिए तमाम लोगों के लिए शेयर की जा रही हैं कि लोग यहाँ पर आ सकते हैं, अपनी फैमिलीज़ को लेकर आ सकते हैं, अपने स्कूल्स को, अपने अकेडमीज़ को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को ला सकते हैं और वो खुद भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और दूसरों को भी फ़ायदा दे सकते हैं। इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मालूमात चाहिए थी मैंने उसको हद तक पहुँचाने की कोशिश की है। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। तो जैसा आपने देखा है यहाँ पर कि आईआरसी का जो एग्जीबिशन लगा है यहाँ पर साइंस का, तो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो आप अपनी फैमिली और बच्चों को ख़ास तौर पर लेके आए, क्योंकि जिससे उनके इल्म में ज़्यादा इजाफा होगा। तो आप ज़रूर यहाँ पर आइए। सर एक और चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं? एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमने इन तमाम चीज़ों के अलावा कुरान ट्रांसलेशन इन डिफरेंट इंडियन एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज का कलेक्शन हमने रखा है। तकरीबन 41 ज़बानों के अंदर हमने कुरान के तर्जुमे यहाँ पे रखने की कोशिश की है। जो हिंदुस्तान के दूसरे जो स्टेट्स हैं जैसे कि गुजराती है, पंजाबी है, तेलंगाना तेलुगु है, तमिल है, उन ज़बानों के अंदर ट्रांसलेशन हैं। प्लस जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है जैसे कि स्पेनिश है, रशियन है, चाइनीज़ है, जर्मन है, इनके भी हमने रखे हैं ताकि कुरान से लोगों का लगाव जुड़े, लोगों को कुरान की अहमियत मालूम पड़े, उनसे उनका अटैचमेंट हो। क्योंकि हम देखते हैं कि आज हमारे बच्चे, नौजवान, बूढ़े सब कुरान से दूर होते हैं। एक ख़ास वक्त पर ही हम कुरान को देखते हैं और खोलते हैं। यानी कुरान हमारी हिदायती किताब है, हमारी वे ऑफ लाइफ है। तो ये एक लोगों से कुरान का जोड़ हो, लोगों से उसका अट्रैक्शन हो, ताकि उनका इंटरेस्ट बढ़े कि कुरान में क्या है। कुरान के इतने ज़बानों में तर्जुमे, मतलब इतनी जगह पर कुरान को पढ़ा जाता है, समझा जाता है और उसके मुताबिक वो लोग इस्लाम के ऊपर अमल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह सर। तो चलिए हम चलते हैं अभी जहाँ पर हमें 2 एलसीडी दिख रही है, तो उसके ऊपर क्या बताया जा रहा है, चलिए हम भाई से जानते हैं। तो चलिए आइए। अस्सलाम वालेकुम। आप हमें बताइए ये एलसीडी के ऊपर आप क्या बता रहे हैं? तो हमारे ऑडियंस को बताइए आप। कि ये मुझे तो कुछ नया कंसेप्ट दिख रहा है, तो आप थोड़ा इसकी मज़ीद तफसीर दे देंगे तो अच्छा होगा हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एलसीडी पे जो ये हो रही है, आईआरसी टेक्नीशियन यानी आईआरसी ने जो उनके इंस्टीट्यूट वगैरह खुले या आईआरसी ने जो खिदमत यानी अंजाम दे रही है, वो तमाम चीज़ें जो है तो यहाँ पर हमने रखने की कोशिश की है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आईआरसी में जितने भी जैसे टेलरिंग के कोर्स शुरू किए, इसी तरीके से मोबाइल के कोर्स शुरू किए और मतलब जो है तो और किस तरीके से यानी मुस्लिम जो है तो आगे बढ़ सकते हैं, उन तमाम को यहाँ पे जो है तो हमने यानी उन तमाम चीज़ों का जो है तो कोर्सेस शुरू किए हैं, जो 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने के। और इसी तरीके से यानी मुस्लिम जो है तो लड़के लड़कियाँ किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, उस तमाम में यानी जो है तो हमारी कोशिश रही है, आईआरसी की टीम उसमें लगी रहती है। इसी तरीके से समाज सेवा के भी तमाम काम करते रहती है। तो ये तमाम चीज़ें हम जो है तो ये टीवी पे मेंशन कर रहे हैं। इसी तरीके से जो दूसरे एलसीडी है, इस पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि जो 1001 मुस्लिम साइंटिस्ट ने जो इन्वेंशन किए थे, वो तमाम जो है तो उसकी हम क्लिप्स चला रहे हैं कि यानी जो मुस्लिम साइंसदान तो यानी ये भी जो है तो एजुकेशन में पीछे नहीं, यानी ये भी जो है तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन में आगे थे और उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है तो यानी उन्होंने ईजाद की है जो आज इंसान को यानी उस चीज़ का इल्म नहीं है। जैसे कि जो प्लेन या और इसी तरह से इंजन वगैरह यानी तमाम चीज़ें जो हम देखते हैं, ये तमाम मुस्लिम साइंसदानों ने जो तो ईजाद की है। तो ये तमाम मुस्लिम साइंसदानों के जो है तो हमने यहाँ पे पोस्टर्स भी लगा है ताकि आप देख सकें और यानी मुसलमान ये तसव्वुर कर सके कि वो इल्म में यानी फ़िलहाल पीछे, लेकिन आगे जो है तो पहले यानी जब इश्ताल हो तो मुस्लिम जो है तो बहुत ज़्यादा यानी आला तालीम में यानी जो है तो सबसे अफ़ज़ल माने जाते थे। यहाँ तक कि जो दूसरी कौम है वो भी यानी मुस्लिम लोगों के पास में जो है तो इल्म सीखने के लिए आते थे और वो उनकी खुशकिस्मती समझते थे कि यानी अगर उनका मुस्लिम जो है तो यूनिवर्सिटी में दाखिला अगर हो जाता था तो। लेकिन आज हम देखते हैं कि मुस्लिम कौम जो है तो जो तालीम से बहुत ज़्यादा दूर होती चली जा रही है। तो ये एक्सपो जो है तो रखा गया है, ये इसीलिए भी रखा गया है ताकि लोग जो है तो इल्मी बेदारी से यानी जागे, यानी उन्हें भी पता चले कि जो है तो मुस्लिम भी जो पीछे हो जा रहे हैं तो उसमें क्या कमी हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें यानी एक्सपो में इसलिए रखी गई ताकि लोग जो है तो आगे बढ़े और तालीम में यानी किस तरीके से अपना मुकाम वापस हासिल करे। क्योंकि आजकल जो है तो हम देखते हैं कि हर कौम यानी कोई किसी भी कौम को अगर कोई शख्स फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता तो दूसरी कौम जो है तो उसे हटाने की कोशिश करती है। यानी जब तक कि कोई अगर किसी दूसरे के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, उसी वक्त के लिए यानी जो लोग हैं तो उसे यूज़ करते हैं या उसे अपने साथ में रखने के लिए पसंद करते हैं। लेकिन जब वही कौम उनके लिए जो है यानी वबाल जान यानी इस तरीके से परेशान करने वाली बन जाए
या इल्म में पीछे हो जाए तो यानी लोग उन्हें पसंद नहीं करते। तो इसलिए मुसलमानों को भी चाहिए कि हम पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ने जब कुरान नाजिल किया तो सबसे पहले इक़रा फरमाया, यानी तुम पढ़ो। जब इंसान पढ़ेगा तो ही उसे समझ में आएगा कि हमें क्या करना है, अल्लाह क्या बताया, रसूल क्या बता रहा, ज़िंदगी किस तरीके से गुजारनी चाहिए। यानी ये तमाम चीज़ें इंसान को उसी वक्त समझ में आती है जब वो इल्म हासिल करता है। तो मेरी यही अपील है आपसे कि आप इल्म में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आइए हमारे पीछे भी यहाँ पर, यहाँ ये आप देखिए कि यहाँ पर कुरान और साइंस, मुस्लिम साइंसदान के जो है तो यहाँ पर चार्ट्स लगे हुए हैं। आइए हम भाई से जानते हैं ये कुरान का जो चार्ट है, जो कुरान की जो आयत है, द मिरेकल इन द आयरन, मतलब उसके बारे में भाई तफसीर से जवाब देंगे हमें। तो आइए हम उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये एस्ट्रोनॉमी के बारे में है और कुरान इसके बारे में क्या कहता। ये सूरा अल हदीद यानी लोहे के बारे में आयत नंबर 25 है। व अनज़लनल हदीद फ़ीही बाअसुन शदीद व मनाफ़िउ लिन्नास, यानी हमने लोहे को उतारा। व अनज़लनल हदीद फ़ीही बाअसुन शदीद, और शदीद यानी हमने उसको बहुत ताकतवर बनाया और वो ताकत के लिए इस्तेमाल होता। व मनाफ़िउ लिन्नास, और लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। अब ये एक बड़ा मौजज़ा क्यों माना जाता कुरान में कि लोहे का बाहर से आना? वो इसलिए क्योंकि साइंस अब बता रही कि जो लोहा है वो ज़मीन में से तो कहीं आया नहीं, लेकिन आया कहाँ से? वो स्टार्स के बड़े बड़े स्टार से फटने की वजह से। अब जैसे सूरज से भी बड़े बड़े स्टार्स है यूनिवर्स में, वो जब फट जाते, उनकी जब लिमिट ख़त्म हो जाती है, उनकी एज ख़त्म हो जाती है, वो फट जाते, तो उसके जो मीटियोराइट्स रहते वो पूरे यूनिवर्स में तैरते रहते जब तक कि कोई ग्रेविटेशनल फोर्स उनको अट्रैक्ट नहीं कर ले सकती। तो वैसे ही आयरन जो है वो तैरते रहते यूनिवर्स में, और जब उनको अर्थ अट्रैक्ट कर लेती वो ज़मीन पे उतर जाते। ये एक बड़ा मौजज़ा है। अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया और उसमें ये फरमाया कि जो हमने लोहा है वो भी उतारा, आसमान से उतारा। यही ये चार्ट एक्सप्लेन करता है। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। देखिए आपने भाई ने कैसे समझाया, तो आइए हम इसी तरह से अदर चार्ट्स भी देखते हैं। तो चलिए आइए। तो आइए जानते हैं कि अभी ये जो चार्ट है, डार्कनेस इन द डीप सी, मतलब समंदर की गहराई गहराई में कितना अंधेरा होता है, उसके बारे में चार्ट्स बताता है। तो आइए हम भाई से जानते हैं मजीद तफसीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको तो पता ही होगा कि अल्लाह ताला ने हमारे वास्ते कितने सारे कुरान नाजिल किया है हमारे ऊपर। अल्लाह ताला ने उसमें हमारे वास्ते बहुत सारे सीखने के वास्ते भी चीज़ डाले हैं, और उन्हीं में से हम एक चीज़ देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। क्या अल्लाह ताला सूरह अन-नूर में फरमाते हैं कि उन्होंने कैसे पानी के अलग अलग लेयर्स डाले, और वो जितना अंदर जाएंगे हम उतना वो डीप होते जाएंगे, और कितने सारे एनिमल्स डाले उसके अंदर। और अभी आप देख सकते हैं इधर की स्टार्टिंग के 3 लेयर में ही सूरज की जो किरणें हैं वो पहुँच पा रही है। लास्ट के 2 में तो पहुँच ही नहीं रही है। इसी के साथ अल्लाह ताला ने और भी कहा इस आयत में कि जो जो लोग गुनाह करते हैं उनका जो सिन है वो भी इस पानी के जैसा बहुत डार्क रहेगा। और तभी भी हम तब कुरान पढ़ते हैं, हमें तब उसकी नॉलेज के साथ पढ़ना चाहिए, ट्रांसलेट के साथ पढ़ना चाहिए। हमें उससे हमारा नॉलेज बढ़ेगा, और तब हम ट्रांसलेट के साथ पढ़ते हैं उससे, तो हमें हमारे आखिरत में भी बहुत अच्छे से मदद करेगा, और वो हमें इस प्रेजेंट दुनिया में भी बहुत अच्छे से मदद करेंगे। और साइंटिस्ट को तो ये सब अभी जाके पता चल रहा है, मगर कुरान में अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ये सब हमें बता दिया था। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर भाई। देखिए आपने भाई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो चलिए हम अभी एक फ़ीमेल वॉलंटियर से हम जानते हैं मज़ीद तफसीर चार्ट्स की। तो चलिए आइए मेरे पीछे। जानते हैं एक फ़ीमेल वॉलंटियर है आईआरसी की, तो हम उनसे जानते हैं कि उन्हें कौन सा चार्ट दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, माउंटेन्स आर लाइक पैक्स, तो उसके बारे में ये चार्ट है। तो हम बहन से जानते हैं कि इस आयत का मतलब क्या है। अस्सलाम वालेकुम। सो ये बेस है जियोलॉजी पे। जियोलॉजी का मतलब हम जो माउंटेन्स और अर्थ के बारे में जो स्टडीज़ करते हैं उसे जियोलॉजी कहते हैं। सो यहाँ पे माउंटेन्स आर लाइक पेज। पेज का मतलब होता है कोई चीज़ कील की तरह ठोकी हुई। हम जैसे कील से कोई चीज़ को ठोक देते हैं जिसका ज़्यादातर हिस्सा अंदर चले जाता है, कुछ परसेंट ही ऊपर होता है। वैसे ही माउंटेन्स भी हमारे अर्थ पे ठोके हुए हैं जो हमारे अर्थ को बैलेंस रखते हैं, स्टेबिलिटी बना के रखते हैं हमारे अर्थ की। जैसे माउंटेन्स का 90% जो हिस्सा होता है वो अर्थ के अंदर लोकेटेड होता है, और 10% जो हम एतराफ़ में दिखते हैं वो सिर्फ 10% होता है। और यही चीज़ हमें सूरह नबा में 1400 साल पहले ही बताई गई थी, और साइंटिस्ट ने इसको हाल ही में प्रूव किया है। सो आप जब भी कुरान पढ़ते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि तफसीर के साथ पढ़े, ताकि आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका।
तो चलिए हम नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं इधर सामने कुरान की एक आयत है, स्टॉप फीमेल इन्फेंटिसाइड के बारे में है ये, कि स्त्री भ्रूण हत्या का मतलब इस्लाम ने कितना अपोज किया है। तो आइए हम इस आयत का मीनिंग जानते हैं हमारी बहन से। अस्सलाम वालेकुम। हमारा नाम जुवेरिया है और हमारे चैट का उन्वान है द कुरान ऑन चिल्ड्रन किलिंग, स्टॉप फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है फीमेल फिटस का एबॉर्शन करना। प्रेगनेंसी में सेक्स डिटर्मिनेशन एक टेस्ट होता है जो पता करता है कि फिटस लड़का है या लड़की। तो लोग उसका इस तरह से गलत इस्तेमाल करते हैं कि लड़की रही तो उसको एबॉर्ट कर देते हैं। तो उसके मुतालिक अल्लाह पाक कुरान मजीद में सूरह अनाम में फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तख्तुलू औलादकुम मिन इमलाकिन नहनु नर्जुकुकुम व इय्याहुम, डू नॉट किल योर चिल्ड्रन आउट ऑफ पॉवर्टी, वी विल प्रोवाइड फॉर यू एंड देम। अल्लाह पाक फरमाते हैं गरीबी की वजह से अपने बच्चों का कत्ल ना करे, अपनी औलादों का कत्ल ना करे। अल्लाह पाक फरमाते हैं जब हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको, आपकी आल औलाद को और जमीन पर पलने वाले तमाम जानदार, हैवानात, नबातात, जानवर, हर चीज को उसका रिस्क पहुंचा कर रहेंगे, उसकी गिजा पहुंचा कर रहेंगे, तो फिर आप क्यों डरते हो कि हम अपनी औलाद की नशोनुमा, अपनी औलाद की परवरिश कैसे करेंगे। अल्लाह पाक, पहले दौरे जहालत में ऐसा होता था कि लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। अल्लाह पाक सूरह तकवीर में फरमाते हैं, अल्लाह पाक फरमाते हैं रोजे क़यामत हम उन लड़कियों से सवाल करेंगे जिन्हें जिंदा दफन कर दिया गया था और उन बच्चों से जिन्हें अबॉर्ट कर दिया गया था कि आपने दुनिया में ऐसा क्या गुनाह किया था, किस जुर्म के तहत आपके माँ बाप ने आपको कत्ल कर दिया या आपको जिंदा दफन कर दिया। तो सोचिए उस वक्त ये मासूम बच्चे क्या ही कहेंगे। इन्होंने तो दुनिया भी नहीं देखी, तो इसका सारा खामियाजा इनके माँ बाप को भुगतना पड़ेगा। अल्लाह पाक इनके माँ बाप से इस कदर नाराज रहेंगे कि उनकी तरफ देखेंगे तक नहीं और उन्हें सख्त दर्दनाक अजाब में मुब्तला करेंगे। तो हमें चाहिए कि हम अपनी भी जानों की हिफाजत करें और अपनी जान में पनपने वाली जान की भी हिफाजत करें। जज़ाकल्लाह। जैसे आप देख सकते हैं कि बहन ने बहुत ही अच्छे से फीमेल इन्फेंटिसाइड को एक्सप्लेन किया, क्योंकि अभी देहातों में बहुत सारी जगह देखा जाता है कि अगर फिटस में लड़की रही तो उसे मार दिया जाता है। तो इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें तो अब बहुत कम हो गई है, लेकिन जो भी अभी कर भी रहे होंगे वहाँ पर, तो अल्लाह का वादा है यहाँ पर कि गरीबी की वजह से फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब लड़की को पेट में ही ना मारो, क्योंकि जैसे वो अल्लाह हमें रिस्क देता है वैसे उन्हें भी रिस्क देता है, अल्लाह का वादा है, तो हम अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलते हैं। ये जो एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर कुरान ने एक आयत उतारी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेजेस बताए हैं, मतलब बच्चा कैसे पैदा होता है और उसकी स्टेजेस क्या क्या होती है। तो आइए हम बहन से मज़ीद जानकारी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं जो जदीद दौर है ये साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, यानी जो चीज़ें हम लोगों को आज से पहले नहीं मालूम थी आज हम मालूम कर सकते हैं, बिकॉज आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इंस्ट्रूमेंट्स है, कई तरह के आलात है। लेकिन तकरीबन 1450 साल पहले जब ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, उस ज़माने में अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस कुरान पाक के ज़रिए से हमको हर चीज़ बता दिए थे। जैसे सूरह अल मोमिनून की 14 और 16वीं आयत है जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, सुम्मा खलक़ना नुतफ़ता। नुतफ़ता का मतलब होता है पानी का एक कतरा। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस आयत में बताया कि हमने तुमको पानी के एक कतरे से पैदा किए, फिर हमने उसको जमे हुए खून में तब्दील कर दिए, हमने उसको गोश्त के एक टुकड़े में तब्दील किए, उसके ऊपर हड्डी चढ़ाई, गोश्त चढ़ाया, यानी तफसील से डिटेल में अल्लाह ताला ने ये आयतों के अंदर बता दिए। लेकिन आज हमको नहीं मालूम क्योंकि हमने कुरान पाक पढ़े लेकिन इसको समझे नहीं। आज यही चीज़ साइंसदान रिसर्च करके हमको बता रहे, जैसे जो स्पर्म होता है वो पानी का एक कतरा होता है, जमे हुए खून में तब्दील हो जाता, गोश्त के एक टुकड़े में तब्दील होता, उसके ऊपर हड्डी आती, गोश्त आता। यानी जो चीज़ 1450 साल पहले कुरान पाक में बता दी गई, साइंस आज रिसर्च करके हमको बता रही। और जब ये आयत नाजिल हुई थी तो उस ज़माने में कुछ लोग ऐसे थे जिनका ये कहना था कि हम मरने के बाद दोबारा ज़िंदा नहीं होंगे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये आयत नाजिल करके उनके ऊपर ये ज़ाहिर किए थे कि अगर हम तुमको पानी के एक क़तरे से पैदा कर सकते तो हमारे लिए ये हरगिज़ नामुमकिन बात नहीं है कि हम आपको दोबारा पैदा नहीं करेंगे। अब ऐसे ही सूरह ज़ुमर की एक और आयत है जिसके अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि हमने तुमको तुम्हारी माओ के पेटों में 3 अंधेरों में पैदा किए। इसके अंदर भी अल्लाह ताला ने इशारतन एक बात कही जो आज हम लोग नहीं समझते, लेकिन साइंसदानों ने जब इसके ऊपर रिसर्च की तो मालूम होता है कि जब एक बेबी की ग्रोथ होती है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए 3 लेयर्स होती है। पहली होती है इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, सेकंड होती है यूट्राइन वॉल और थर्ड होती है अम्नियोक्रोनिक मेम्ब्रेन। यानी ये जो 3 लेयर्स आज साइंसदान रिसर्च करके बता रहे, इसका जिक्र भी इशारे के जरिए से कुरान पाक में हो चुका। तो हम लोग जो ये चीज़ें बता रहे तो हमारे बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें कुरान पाक में मौजूद है लेकिन आज हमको नहीं मालूम है क्योंकि हमने कुरान पाक को सिर्फ पढ़ के रखने की चीज़ समझे। हालांकि ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हमको जो आज हमको नहीं मालूम है। इसके
अलावा कई इसके अंदर अहकामात है, कई ऐसी चीज़ें भी है जिनके ऊपर हमको अमल करना है। तो कोशिश करें जब भी कुरान पाक पढ़े तो ट्रांसलेट करके तर्जुमे के साथ पढ़े कि हमको मालूम हो हम क्या चीज़ पढ़ रहे। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। देखिए आपने बहन ने बहुत अच्छे से तफसीर समझाई हमें। जैसे हमें सिर्फ इतना ही पता था कि बच्चा कैसे पैदा होता है, तो इसमें कुरान ने जो है तो इसमें इन डिटेल जो बताया है अभी। जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पर देखिए कि अल्लाह ने हमें 3 अंधेरों में पैदा किया है, जैसे बहन ने आप अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। तो आप देखो उसमें कि मतलब अल्लाह की कुदरत कितनी अजीब है, मतलब अल्लाह की ज़ात भी पाक है, सुभान अल्लाह। तो बहन बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। चलिए नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलते हैं हम। अभी नेक्स्ट चार्ट की तरफ आए हैं हम, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस चार्ट की हेडिंग है द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। मतलब ये अर्थ का शेप क्या है उसके बारे में अल्लाह ने एक आयत उतारी थी, तो हम बहन से जानते हैं कि इसकी मजीद तफसीर क्या है। अस्सलामुअलैकुम। जो अपना टॉपिक है वो है द कुरान ऑन एस्ट्रोनॉमी। और एस्ट्रोनॉमी कहते हैं जिसमें हम स्टडी करते हैं यूनिवर्स के बारे में। तो अल्लाह पाक ने कुरान में यूनिवर्स के बारे में क्या बताया हम एक आयत के ज़रिए देखेंगे। अल्लाह पाक फरमाते हैं सूरह नाज़ियात में सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में वल अर्ज़ बअद ज़ालिका दहाहा एंड आफ्टर दैट ही स्प्रेड द अर्थ, यानी इसके बाद हमने ज़मीन को बिछा दिया, उसे फैला दिया। इस वर्ड्स में अल्लाह पाक ने जो दहाहा वर्ड यूज़ किया है उसे अल्लाह पाक ने ज़मीन की साख्त को, उसके स्ट्रक्चर को बताने के लिए इस्तेमाल किया है कि ज़मीन किस शेप का है। और जो दहाहा का मीनिंग होता है वो होता है ऑस्ट्रिच एग का। तो अल्लाह पाक बता रहे हैं कि जो हमने ज़मीन का स्ट्रक्चर बनाया है, जो उसका साख्त बनाया है, वो बिल्कुल ऑस्ट्रिच एग की तरह बनाया है। लेकिन पहले लोगों का ये मानना था जो ज़मीन है वो या तो राउंड है या फिर फ्लैट है। बट 1597 में सर फ्रांसिस ड्रेक एक एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने गैलेक्सी का, यूनिवर्स का मुशाहिदा किया और उन्होंने ये बात प्रूव किया जो ज़मीन है वो ना ही राउंड है और ना ही फ्लैट है, बल्कि वो स्फीयर शेप में है, बिल्कुल फुटबॉल की तरह है या फिर ऑस्ट्रिच एग की तरह है। तो अल्लाह पाक ने यही बात कुरान में 1400 साल पहले बताई, लेकिन साइंस इन बातों को आज के टाइम में प्रूव कर रहा है। तो इसी तरह कुरान जो है वो बिल्कुल मौजज़ात से भरी पड़ी किताब है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो हमारी किताब होकर हम उसको जानने की, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। और अगर हमें उसको जानना है तो हम उसका, जब तक हम उसका तर्जुमा नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि उसमें क्या बातें आई है। तो इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे कि जितना भी कुरान का कुछ हिस्सा पढ़े, कुछ अमाउंट पढ़े, लेकिन उसको समझ कर और उसको तर्जुमे के साथ पढ़े ताकि हम उस पर अमल कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आइए नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलते। अभी ये जो चार्ट्स देखने वाले हैं हम, तो एक्सपांडिंग यूनिवर्स, मतलब हमारा यूनिवर्स कितना फैला हुआ है, तो उसके बारे में हम मज़ीद जानकारी बहन से लेते हैं। तो चलिए आइए। अस्सलामुअलैकुम। इस चार्ट में हम देखेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में। अल्लाह ताला ने एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड कुरान मजीद में क्या फरमाया है। जैसा कि हमको मालूम है कि एस्ट्रोनॉमी में हम पढ़ते हैं यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स में जो जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है, लाइक स्टार्स, मून, सितारे, सैयारे, गैलेक्सीज, ये सारी चीज़ों के बारे में मुताला करते हैं। सो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है सूरह ज़ारियात के अंदर, जो कि सूरह नंबर 51 है, इसकी वर्स नंबर 47 में अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लिमूसिनून। द हेवन वी कंस्ट्रक्टेड विद स्ट्रेंथ एंड इंडीड वी आर इट्स एक्सपांडर्स। यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो लिमोसिनून जो वर्ड इस्तेमाल किया है, मतलब अल्लाह ताला ये बयान कर रहे हैं कि जो कुल कायनात है इसमें जो भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो एक्सपांड करते रहते हैं। एज वी नो कि कोई भी चीज़ जब एक्सपांड होती है मीन्स उसमें हरकत है, वो मोशन में है। कदीम ज़माने में लोग ये समझते थे कि ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी है, वो एक जगह पे फिक्स्ड है, कोई ऐसा नहीं। अगर हम कदीम ज़माने में लोगों से ये कहते कि हमारी जो सूरज है वो रोटेशन परफॉर्म करता है, रिवोल्यूशन परफॉर्म करती है अर्थ, कोई बिलीव नहीं कर सकता था इस बात के ऊपर। लेकिन अल्लाह ताला तो कह रहे हैं कि हर जो चीज़ है वो एक्सपांड करते रहती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, न्यू न्यू इन्वेंशंस होते गए, साइंस ने तरक्की की, तो सबसे पहले 20वीं सेंचुरी के अंदर एडविन हबल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेलीस्कोप को इन्वेंट किया। जैसे हम जानते हैं टेलीस्कोप हम यूनिवर्स का मुशाहिदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपने रिसर्च में ये पाया कि जितने भी स्टार्स और गैलेक्सीज है जो यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट है वो कॉन्स्टेंटली मुस्तकिल मूव करते रहते हैं। उसके बाद हमें ये हाइपोथेसिस पता चले, जो कि जैसे हम रोटेशन, रेवोल्यूशन इस नाम से आज जानते हैं। टुडे वी नो कि अर्थ ये परफॉर्म करती है, सन के अराउंड गर्दिश करती है, सन खुद उसके ओन एक्सिस के अराउंड रोटेशन परफॉर्म करता है। लेकिन ये बात दुनिया को बहुत टाइम के बाद पता चली। लेकिन यही जो बात थी अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद में 1400 साल पहले बयान कर दी थी। जो मॉडर्न साइंस में न्यू न्यू इन्वेंशंस हो रहे हैं, जो प्रूफ्स आ रहे हैं, इस मतलब हम देख सकते हैं यहाँ जितने भी चार्ट्स है ये विथ प्रूफ्स है।
ठीक है, मतलब ये इससे बात साबित होती है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो भी बातें कही है अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी हक़ है, सच है। अल्लाह हर बात का जानने वाला है। हमारी किताब है, इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये बात को समझें और लोगों तक शेयर करें, ताकि हम उनको भी बेनिफिट दे सकें। और जो डिसबिलीवर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो डिसबिलीवर्स हैं उन्हें हम ये प्रूफ्स के साथ इस्लाम की दावत दे सकें इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। नेक्स्ट चार्ट है कॉमन ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। तो चलिए हम बहन से जानते हैं इसकी मज़ीद जानकारी। अस्सलामुअलैकुम। हमारा टॉपिक है द कुरान ऑन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के मानी है इल्म फल्कियात, जिसमें हम प्लैनेट्स के बारे में और गैलेक्सीज के बारे में स्टडी करते हैं, उन्हें एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। हमारा टॉपिक है कॉमन ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू इन्नस समावाति वल अर्ज़ कानत रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ला शैइन हय्यिन अफ़ला युमिनून। ये सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 30 है। अल्लाह ताला इसके अंदर फरमाते हैं, क्या जिन लोगों ने कुफ्र किया वो ये नहीं जानते थे कि आसमान और ज़मीन दोनों भी मिले थे, दोनों भी जुड़े हुए थे। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें अलग किया, जब दो पार्ट में किया तभी सारी कायनात वजूद में आई और आसमान के ऊपर जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी गैलेक्सीज से सब अमल में आए। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी जानदार चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ पानी और मिट्टी से पैदा किया है। तो ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते? यहाँ पे इशारा काफ़ी लोगों की तरफ किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने कई सौ साल पहले इस आयत के ज़रिए कुरान मजीद में हमें बता दिया था कि ये सारे प्लेनेट और गैलेक्सीज है, लेकिन साइंस 21 सेंचुरी में अब ये बात प्रूफ कर रही है। इससे हमें ये रिजल्ट मिलता है कि हमारी जो कुरान मजीद किताब है वो बिल्कुल सही है। बस हमें करना ये है कि उसे अच्छे से ट्रांसलेट करके पढ़ना चाहिए और हमें जो भी मैसेज मिलता है उसे आगे सवाब की नीयत से फॉरवर्ड करना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। तो इंशाल्लाह ये हमारा लास्ट चार्ट रहेगा। तो चलिए हम जानते हैं बहन से इसकी मज़ीद तफसीर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा टॉपिक है द कुरान एंड एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है गैलेक्सी, फल्कियात, वशम्स तजली मुस्तक़िल्ला हाज़ाली का तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम। सूरह यासीन की आयत है 38, सूरह नंबर 36 है। इसका तर्जुमा है द सन रन्स टुवर्ड स्टॉपिंग पॉइंट दैट इट डिटरमिनेशन टू एक्सीलेट इन मीट द नोइंग। सूरज दौड़ रहा है उसकी एक मुकर्रर जगह पे, अल्लाह ने उसकी मुकर्रर जगह कर दी है। अल्लाह गालिब और आलिम है, वो कब रुकेगा, अल्लाहु आलम। अब हमें साइंस ये बोल रहा है कि सूरज की रोशनी वो कम हो रही है, केमिकल प्रोसेस हो रहा है इसकी सरफेस पे। एक फ्यूचर में एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ वो पूरी तरीके से बुझ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जिसका नतीजा रिज़ल्ट हमें ये मिलेगा कि जो ज़िंदगी है ज़मीन पे वो ख़त्म हो जाएंगी, जिसमें हम आते हैं, जानवर और भी बहुत सारी ज़िंदगी आती है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमें गौर करने की बात यह है कि साइंस हमें 21st सेंचुरी में बताया, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें कुरान में 1400 साल पहले ही बता दिए थे, जिस दिन चाँद सूरज सितारे ख़त्म हो जाएंगे उस दिन हम भी ख़त्म हो जाएंगे, वो आखिरी दिन होगा और क़यामत का दिन होगा। हमारा अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम कुरान पढ़ते हैं ना, तर्जुमे के साथ पढ़े, तफसीर के साथ पढ़े, कि हमें भी मालूम हो और भी कितना बहुत सारी चीज़ें हमें डिटेल में मालूम होगी, ट्रांसलेट करके पढ़ें। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। जैसे आप देख सकते हैं, हमने अभी यहाँ पर जितने भी चार्ट्स देखे हैं, मतलब सब एक्सप्लेन यही कर रहे हैं कि जो अल्लाह ने जो साइंस कह रही है आज, तो अल्लाह ने उसको 1400 साल पहले ही बयान कर दिया था। तो हमें चाहिए कि हम कुरान जब भी पढ़ते हैं तो उसके तर्जुमे के साथ पढ़ें हम कुरान, ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो, क्योंकि हमारा इल्म जो है तो एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा, जिससे हमें दुनिया में और आखिरत में दोनों तरफ फ़ायदा होगा। तो चलिए अब हम जाते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, जहाँ पर IRC का कॉइन कलेक्शन है और पोस्टल स्टैम्प्स कलेक्शन है ओल्ड वाला, और मल्टीपल लैंग्वेज कुरान एक डिफरेंट थीम है यहाँ पर। चलिए आइए पहले उसी को देख लेते हैं, मल्टीपल लैंग्वेज ऑफ कुरान को। तो देखिए आप, यहाँ पर दुनिया में तकरीबन जितनी भी लैंग्वेजेस है, तो उन सभी लैंग्वेज में कुरान को ट्रांसलेट किया गया है। जैसे रशियन लैंग्वेज, सोमालियन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, मलयालम, कन्नड़ा, उर्दू, तमिल, फ्रेंच, बहुत सारे आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये सेल के लिए, ये तो बेचने के लिए नहीं है, यहाँ पर ये सिर्फ मॉडल रखा है उन्होंने। कुरान मतलब इतनी लैंग्वेज में अवेलेबल है यहाँ पर। तो उसके साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर IRC के म्यूज़ियम में करेंसी का जो है तो एक प्रोजेक्ट रखा गया है, मॉडल, जो डिफरेंट कंट्रीज़ की जो नोट्स होती है, जो ओल्ड वाली है और जो अभी करंट में यूज़ हो रही है, तो उसका कलेक्शन रखा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, ये इंडोनेशिया की नोट है यहाँ पर।
इंडोनेशियन नोट्स, नॉर्वे की नोट्स है, इंडियन नोट्स भी है यहाँ पर। अमेरिकन, सऊदी, और ये जो देख रहे हैं आप कॉइन्स, तो ये कॉइन्स का कलेक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है। ये कॉइन्स एंशियंट कॉइन है, मतलब ये हिस्टोरिकल कॉइन्स है। जैसा देख सकते हैं आप, यहाँ पर तो अभी मजीद इसकी डिटेल नहीं दिख रही है, आगे देखते हैं हम इसके ऊपर ये कहाँ के कॉइन्स है उसकी डिटेल्स अगर हमें यहाँ पर मिल गई हमें डिटेल्स। तो आप देखिए यहाँ पर ये अकबर के ज़माने के कॉइन्स है, जो मतलब कॉइन्स मतलब जो पैसा उनके ज़माने में चलता था। ये मैसूर का कासू, टीपू सुल्तान, शिवाजी महाराज का भी ज़माने का भी कॉइन है यहाँ पर। महमूद अल गजनवी, इब्राहिम लोदी, बहुत सारे कॉइन्स है यहाँ पर। तो अब पोस्टल स्टैम्प्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं यहाँ पर। ये डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं, ये अभी जो करंट में यूज़ हो रहे हैं वो भी, और जो ओल्ड वाले हैं वो भी यहाँ पर। तो आप देखिए कि यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं, यहाँ पर तो नाम उनका दिखाई नहीं दे रहा। ये केनिया का है, ये पोस्टल स्टैम्प्स, केनिया, हेलेवेंटिया। ओके, देखिए और वहाँ पर कुछ एंशंट वहाँ पर लेटर्स रखे हुए हैं, जो हमारे अभी टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन्स जब इजाद नहीं हुआ था तो लोग ऐसे ही कन्वर्सेशन करते थे। देखिए आप, पुराने ज़माने के ये भी। उस साइड भी है, मतलब ये कन्वर्सेशन के लिए कितना टाइम लगता था, मतलब ऐसा ख़त लिखना पड़ता था, फिर वो महीने 2 महीने में किसी के पास पहुंचता था, तब उसको कुछ बात मालूम पड़ती थी। तो अब चलिए हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक नया कंसेप्ट लाया है आईआरएससी की म्यूज़ियम ने, जियोलॉजी का। मतलब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स रखे हुए हैं, मतलब अल्लाह ने कैसे कैसे पत्थर पैदा किए हम जो देखते हैं यहाँ पर। तो वो तो लोकल पत्थर होते हैं, लेकिन कुछ समंदर में है, कुछ पहाड़ों में है। तो ऐसे डिफरेंट कलेक्शंस का स्टोन्स उन्होंने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स का उन्होंने कलेक्शन यहाँ पे जमा किया है। तो आइए हम उन्हें देखते हैं। तो हम मज़ीद जानकारी यहाँ के वॉलंटियर से ही लेते हैं कि किस चीज़ के ये पत्थर है, कहाँ से लाए गए हैं। तो चलिए हम पूछते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो आप रॉक देख रहे हैं इसे बसाल्ट रॉक कहा जाता है। ये हमारा जो महाराष्ट्र है वो इसी के ऊपर बसा हुआ है। इसे काला पत्थर भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए इन्हें घर बनाने के लिए खड़ी वगैरह में यूज़ किया जाता है। इसका अगर हम माइन करेंगे हमें कुछ इस तरह के स्टोन्स मिलेंगे। इसे एपिफ्लाइट भी कहा जाता है। इसके अंदर अगर एक्स्ट्रा मिनरल शामिल हो जाए तो वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे कुछ इस तरह से पर्पल या पिंक कलर में तब्दील हो जाते हैं। इसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए किया जाता है। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये सुरमे का पत्थर है, इसे ग्रेट करके सुरमा बनाया जाता है। और ये वाला पिंक सॉल्ट है। ये फॉसिल शेल्स है, जैसे कि आज के ज़माने में टर्टल है उसके ऊपर जो हार्ड कवरिंग होती है, उसी तरह पहले के ज़माने में भी इस तरह के बहुत सारे जानवर हुआ करते थे। ये उन्हीं के खौल है, यानी उन्हीं के शेल्स है। इसके अंदर भी जानवर रहा करते थे। आंधी सैलाब की वजह से वो मर गए, लेकिन उनके ऊपर की हार्ड कवरिंग अब भी बाकी है। ये वही फॉसिल शेल्स है। ये नीचे जो आप रेड कलर के स्टोन्स देख रहे हैं इसे ब्लड स्टोन्स कहा जाता है। जैसे कि हम फिश पॉट में बहुत सारे कलरफुल स्टोन्स देखते हैं, वो इसे ग्रेट करके बनाए जाते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हैं इसे कॉर्ड्स कहा जाता है। जैसे कि बिना नंबरिंग वाली जो वॉच होती है, हैंड वॉच, उसमें जब स्टोन्स लगाए जाते हैं नंबरिंग की साइड पर, वो इसी कॉर्ड्स की मदद से लगाए जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा वॉच में लिखा हुआ भी होता है कॉर्ड्स, ये इसी की बनाई जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये संगमरमर का पत्थर है उसके पीछे, और ये वाला जो है ये ग्रेनाइट है। इसे टाइल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये वाला जो पत्थर है इसे लेटराइट कहा जाता है। जैसे कि जब आतिशफिशा फूटता है उसके साथ इस तरह के बहुत सारे पत्थर बाहर आते हैं, और वो बहुत ज़्यादा हीट की वजह से उसको निकाल नहीं पाते, इसलिए हीट बाहर निकालने के लिए वो उसमें इस तरह के होल्स हो जाते हैं, इसलिए उसे लेटराइट कहा जाता है। ये वाले जो स्टोन्स है इसका भी इस्तेमाल आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए किया जाता है। ये कोयला है,
इसके अलावा क्या है? जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए अब हम चलते हैं आईआरसी के स्टॉल्स की तरफ। जैसे आपने सभी ने एंजॉय किया होगा कि आईआरसी का हमने पूरा म्यूजियम घूम चुके, तो हम अब एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से। लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है, कुरान। तो ये मराठी भाषांतर में जो कुरान जो ट्रांसलेट किया है मराठी लैंग्वेज में, तो हम भाई से जानते हैं कि इसका रखने का यहाँ पर मकसद क्या है। तो चलिए आइए भाई से जानते हैं। भाई ये जो कुरान रखा है आपने, तो यहाँ पर मराठी भाषांतर मुझे मराठी ट्रांसलेट जो रखा है आपने यहाँ पे, तो इसको यहाँ पर रखने का मकसद क्या है एग्जिट गेट पर, तो हमारे ऑडियंस को बताइए आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ये जो कुरान दिख रहा है आपको और यहाँ जैसा लेबल भी लिखे हुआ है फ्री फॉर नॉन मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसका मकसद ये है कि नॉन मुस्लिम भाइयों में अपना अवेयरनेस रहना कि कुरान क्या बोलना चाह रहा है, कुरान की क्या तालीम है और कुरान क्या मैसेज देना चाह रहा है। इसीलिए इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखे है, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स के लिए अवेयर हो कि क्या क्या कुरान में है। इसीलिए इसका स्टॉल यहाँ रखा हुआ ही है। जी जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। तो ये भी मतलब काफ़ी अच्छा लगा हमें कि यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स के लिए ख़ास तौर पर कुरान को जो है तो फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ताकि कुरान का पैगाम जो है पूरी ह्यूमैनिटी तक फैले। तो चलिए अब हम स्टॉल्स की तरफ चलते हैं। चलिए हम आईआरसी के स्टॉल की तरफ जाते हैं अभी, और वहाँ पर उन आईआरसी के एडमिन ख्वाजा अलीमुद्दीन सर से पूछते हैं कि उनकी अभी क्या एक्टिविटीज़ वो कंडक्ट कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए। चलिए आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा आप देख सकते हैं मेरे साथ आईआरसी के एडमिन ख्वाजा अलीमुद्दीन सर है। तो हम इनसे पूछते हैं कि आईआरसी अभी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कम्युनिटी के लिए अभी कंडक्ट कर रहा है, तो मज़ीद जानकारी हम उन्हीं से लेते हैं। चलिए आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक रिसर्च सेंटर एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं। इसमें 7 चैरिटेबल क्लिनिक है अलग अलग मुकामात पे। इसमें इसके अलावा टोटल मेडिकल 9 सेटअप्स है, जिसमें 7 चैरिटेबल क्लिनिक है। इसमें एक पैथोलॉजी लैब है, डेंटल क्लिनिक है, और 7 चैरिटेबल क्लिनिक में कंसल्टिंग फीस नॉमिनल रहती है और मेडिसिन फ्री डिस्पेंस की जाती है। इसके अलावा अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूरे सेटअप्स का डिस्प्ले है। एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में भी आप देखेंगे स्टडी सेंटर है, वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर है, आईआरसी अरेबिक एकेडमी है, फ्री वाटर सप्लाई है। घाटी और कैंसर हॉस्पिटल में फ्री वाटर सप्लाई किया जाता है। इसका एक्सपेंडिचर जो है आईआरसी खुद बेयर करता है। प्लांट का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का, मैन पावर का और पानी का टोटल खर्चा। और घाटी में भी अलग अलग मुकामात पे, कैजुअलिटी के सामने, पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट के पास में, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में, सर्जरी बिल्डिंग और भी कई मुकामात पे फ्री वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का प्रोविज़न आईआरसी की तरफ से होता है। इसके अलावा मेडिकल एड का प्रोविज़न आईआरसी करते हैं, काउंसलिंग गाइडेंस का है, और अपकमिंग एक सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल इंशाल्लाह आ रहा है आईआरसी का, जिसमें सर्जरी का, ओटी का उसमें प्रोविज़न रहेगा, सर्जरीज वगैरह भी रहेंगी उसमें कंसेशनल रेट्स में इंशाल्लाह। और कुछ जानना चाहिए? सर आप ये जो एक्टिविटीज़ ले रहे हैं, सर आप जो ये एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रहे हैं, तो ये पूरी कम्युनिटी के रिलीजन के लिए कुछ मखसूस है कि इसकी कुछ हद है, या सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है या कोई अदर रिलीजन के लोगों के लिए भी है क्या? इसकी आप मज़ीद जानकारी दीजिए सर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। ये आईआरसी की जो भी सर्विसेज है तो स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये एंटायर ह्यूमैनिटी के लिए, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन कास्ट, कलर एंड क्रीड एंड सेक्स, ये सभी के लिए ये सहूलत दी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देख रहे होंगे काफ़ी अलग अलग मुकामात पे अपने सेटअप से, अगर आप देखेंगे यहाँ पे आके, बाईजूपुरा में एक है, सेकंड क्लिनिक अंबर हिल में, वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर है, और आईआरसी फ्री वाटर सप्लाई का प्रोविजन भी है। वहाँ पे कंटिन्यू लोग पानी वहाँ पे यूजेबल वाटर लेके जाते हैं। और ऐसा ही अपकमिंग काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमारे आईआरसी कम्युनिटी सेंटर में जी। ये आईआरसी डेंटल क्लिनिक है ये, और स्टडी सेंटर, लॉ लाइब्रेरी है। ये सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक प्रोविजन दिया जाता है इसमें।
और क्लिनिक्स की जो सेटअप्स है बाईजीपुरा, अंबर हिल, शाह बाजार, शानूरवाड़ी, मिसरवाड़ी, बुड्डी लैन, रोहिला गली जी। और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं इसमें जी। इसमें कम्युनिटी सेंटर है और भी काफ़ी फैसिलिटीज़ उसमें दी जाएंगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर शक, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो आप देख सकते हैं कि आईआरसी ने जो अभी एक्टिविटीज़ जो बताई है, जैसे सर से मैंने सवाल किया था कि ये कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए तो नहीं है, तो सर ने कहा कि नहीं, ये स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए नहीं है, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। तो आप जो है तो देख सकते हैं आईआरसी कितना अच्छा काम कर रही है। तो मैं चाहूँगा कि आप आईआरसी की इस एक्टिविटीज़ का फ़ायदा उठाएं और दूसरों तक भी इस बात को पहुँचाएं, ताकि उन्हें भी बहुत सारा फ़ायदा हो। यहाँ पर स्टॉल्स की स्टार्टिंग हो चुके हैं। यहाँ पर एजुकेशनल स्टॉल्स है, कुछ फूड स्टॉल्स है यहाँ पर, और एजुकेशनल प्रमोशनल इंस्टीट्यूट्स भी है यहाँ पर। तो चलिए आइए मेरे पीछे। क्लॉथिंग स्टोर्स, काफ़ी सारे स्टॉल्स देखे अभी हमने यहाँ पर, जो अलग अलग मतलब कुछ ग्रॉसरी के स्टोर्स है यहाँ पर, कुछ आईटी कंपनीज आई हुई हैं मार्केटिंग के लिए, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से प्रमोशन के लिए। तो चलिए हम ऐसे ही सरसरी तौर पर यहाँ पर घूम लेते हैं, और जहाँ पर हमें कुछ अच्छा प्रोजेक्ट वगैरह दिखाई देता है स्कूल का, तो हम इंशाल्लाह उसको रिकॉर्ड भी कर लेंगे। चलिए आइए। यहाँ पर नायाब रिश्ते स्टॉल, मुस्लिम मैट्रिमोनियल स्टॉल भी लगे हैं यहाँ पर। नहीं, चांद्रयान का कंसेप्ट देखेंगे वहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम BFCI ग्रुप ऑफ स्कूल के स्टॉल पर आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों ने एक प्रोजेक्ट बनाया है चांद्रयान का, तो हम उसकी डिटेल्स इन्हीं बच्चों से लेते हैं। तो चलिए उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो चलिए हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बच्चों से ही जानते हैं। Assalamualaikum. I am Nuran Fatima of class 9. We are here to give you some information about Chandrayaan. India has launched 3 big missions of Mooncraft: Chandrayaan 1, 2 and Chandrayaan 3. Chandrayaan 1 was the first Indian lunar probe under the Chandrayaan program. It was launched by Indian Space Research Organisation in October 2008 and operated until August 2009. Due to several technical issues and contact failure on 29 August 2009, ISRO officially declared the mission over. Assalamualaikum. Myself Faiza of class 9 from BFCI English School. After the big mission of Chandrayaan 1, India has launched Chandrayaan 2. Chandrayaan 2 was sent in 2019 6 September. Vikram Sarabhai was the father of Chandrayaan 2. Chandrayaan 2 was called as Vikram. The mission has failed in the final stage. When Vikram lander lost communication with the ground stage just 2.1 km above the moon, leaving Indians dejected, and Chandrayaan 2 was failed on 6 September 2019. Assalamualaikum. I am Nida Mehreen, student of class 9 from BFCI English School. After the 2 big missions of Mooncraft, India has launched Chandrayaan 3 on 14 July 2023 from Satish Dhawan Space Center, manufactured by ISRO. Chandrayaan 3 is also called as Pragyan rover. Chandrayaan Sanskrit name, which means moon vehicle. One of the pivotal movements of the mission was for the discovery of water molecules on the moon's surface. The head of this mission was P. Veeramuthuvel. P. Veeramuthuvel took charge of this project in 2019. Chandrayaan 3 mission made India the first country to land near the South Pole on the moon. The purpose of Chandrayaan 3 is to do soft landing on the moon, explore the lunar surface, and to collect invaluable scientific data. Pragyan has also studied the element available on the moon and confirmed the presence of sulfur, oxygen, calcium, ammonia, and much more. Pragyan has also studied the occurrence and uncommon element on the moon of ice and water molecules, a very critical factor for future lunar missions. This is the model of powerful LVM-3 M4. This is the rocket boosters. This is the liquid stage where fuel is filled. This is the cryogenic stage, and this is the Chandrayaan 3 spacecraft. Only this part goes on the moon, and the remaining part break down and come back to the Earth. In this part, there is a Vikram lander and a Pragyan rover. After the landing of Vikram lander, the Vikram lander waited for the lunar dust to settle. After the settlement of lunar dust, the Pragyan rover rolled from it and studied the environment and the lunar surface. Thank you. तो जैसे देखा आपने, इन छोटे बच्चों ने कैसे कैसे प्रोजेक्ट बनाए जो मतलब हमारी सोच से भी बाहर है। तो आप अपने बच्चों को भी ऐसी जगह पर लेकर आए ताकि उन्हें भी मोटिवेशन मिले। बहुत अच्छा लगा आपका प्रोजेक्ट देख के। थैंक यू सो मच। हर मुसलमान मर्द और औरत दोनों पर फर्ज है।
और एक मशहूर कौल है कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के कानून को क़ायम करना। इन तमाम बातों पर अमल पैरा होते हुए हमने एक मुनज़्ज़म मकतब का इनेकाद किया। हमारे मकतब का नाम मकतब नूर अब्बास है। ये मकतब ख़ास कौम के बुनियाद यानी हमारे मासूम नौनिहालों और सिन्फ़ नाजुक यानी हमारी ख़वातीन के लिए मखसूस है। किसी दानिश्वर का कौल है कि अगर हमें हमारे माशरे के मुस्तक़बिल को संवारना है तो हमें उस माशरे के बच्चे और औरतों पर मेहनत करनी होगी। हमारा ये मकतब मोतीवाला नगर इलाके में इंटरनेशनल हॉस्पिटल के नज़द एक वेल एस्टेब्लिश्ड मकान के बेसमेंट में वाक़ है। हमारे मकतब की ख़ासियत ये है कि इसका निज़ाम बिल्कुल असरी तालीम की मुनासिबत से मुनज़्ज़म किया गया है। जिस तरह बच्चे स्कूल हंसी खुशी जाते हैं उसी तरह वो लोग मकतब को भी आए। अब आजकल बच्चे क्यों हंसी खुशी स्कूल जाते हैं? क्योंकि स्कूल्स में टीचिंग थ्रू एक्टिविटीज़ होती हैं, इसीलिए यानी हंसते खेलते हुए बच्चे लर्निंग करते हैं। इसीलिए हमने भी हमारे मकतब में इस तर्ज तदरीस को राइज किया है ताकि हमारे बच्चों को दीनी तालीम से रग़बत हो जाए, वो इस तालीम से बोरियत हासिल ना करें। इसी तरह हमारे मकतब में फ़ाइन टच दीनियात का कोर्स है जिसमें निहायत ही जामे अंदाज में दीन के हर शोबे से वाक़िफ़ियत से हम हमारे बच्चों को आशना करवा सके। मसलन अखलाकियात है, माशरत है, ज़बान और मुआमलात है। हमारे पास नर्सरी से लेके अल्हम्दुलिल्लाह एल्डर कोर्स तक सारी क्लासेस मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये नर्सरी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए हम लोग ने प्रिपरेशन किया है। ये एक्टिविटीज़ वीक में 2 बार होती है, अलग अलग तरीके से करवाई जाती है। आप देख सकते एज वाइज एक्टिविटीज़ हम लोग लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग ये हमसे सवाल करते हैं कि आप हिफ्ज़ का कंडक्ट करते हैं क्या बोल के, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन टच दीनियात का कोर्स ये ऐसा कोर्स है जो बहुत ही मुनज़्ज़म है। इसके अंदर जो हिफ्ज़ का सेक्शन दिया गया है उसको हम इस तरीके पर, एक हमारा नर्सरी का बच्चा जो कि 5 साल का होता है अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फ़ातिहा सुनाते हुए तर्जुमे और तफसीर के साथ उसके सारे मफ़हूम को बता देता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास बालिगान कोर्स भी मौजूद है। कॉलेज गोइंग लड़कियां या जो घर में ख़वातीन जो फ़ारिग वक्त में होती है उनके लिए भी हमारे पास कोर्सेज मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास अब तक 8 बच्चियां फ़ारिग हो चुकी है। इंशाल्लाह इस साल जो है तो हमारे पास से 18 बच्चियां इंशाल्लाह फ़ारिग होंगी बालिगान कोर्स से। हमारा ये मकतब का 4था साल है। 2018 में हमारे मकतब की बुनियाद रखी गई जी। आप मज़ीद जानकारी के लिए इस ब्रोचर पर दिए गए एड्रेस पर आप और कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9923444372। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ 9923444372। हमारे मकतब का नाम है मकतब नूर अब्बास। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। तो अभी चलते हैं हम, यहाँ पर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जीनियस वैली बोलकर, तो चलिए आइए। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा जीनियस वैली स्कूल है। यहाँ कटकर गेट नियर शालीमार होटल। यहाँ पर मैनी मोर फैसिलिटीज़ है और आप लोग CBSE पैटर्न है और यहाँ पर जो भी एंट्री करेगा अभी रजिस्ट्रेशन के लिए उससे 30% ऑफ है। 10 तक CBSE पैटर्न है और ट्यूशन के साथ, हाँ ट्यूशन। तो इंशाल्लाह आप विज़िट कीजिए सब। और कुछ बोलना है आपको? जैसे अभी आपने देखा है हम जीनियस वैली स्कूल के काउंटर पर गए थे, तो आप एक्सपो में अगर 21 तारीख तक एक्सपो चल रहा है, अगर आप यहाँ पर आकर अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हो यहाँ तो आपको फीस में 30% ऑफ मिलता है। तो आप ज़रूर यहाँ पर विज़िट कीजिए। स्टॉल्स में जाएंगे हम यहाँ से अभी हम काफ़ी सारे स्टॉल्स अभी विज़िट कर लेते हैं, फिर हम एग्ज़िट कर लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर बुक स्टॉल्स भी लगे हैं तो उनकी भी हम वीडियो वगैरह
यहाँ देख सकते हैं आप बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक्स भी अवेलेबल है स्कूल के अंदर। होती है तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह लिखा हुआ स्टोर्स भी अवेलेबल है यहाँ पर। जैसे 21 तारीख को आ सकते हैं। कलर चेंज है परफ्यूम्स की दुकान है, परफ्यूम्स की दुकानें भी अवेलेबल है। मैं कैसी रहना आखिर का आवाज़ नहीं है। बाद में इसके अंदर वॉइस ओवर डाल देना। यहाँ पर इस्लामिक बुक्स के अलावा यहाँ पर एजुकेशनल बुक्स भी है जो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी है। तो देखिए यहाँ पर एक बार विज़िट कीजिए। 21 दिसंबर 2023 तक ये एक्सपो खुला है। इसका टाइमिंग सुबह 10 से शाम में 10 तक है। इस एजुकेशन एक्सपो में ऑल ओवर इंडिया के पब्लिशर आए हुए हैं यहाँ पर, जैसे कश्मीर के कुछ हैं, तेलंगाना के हैं, कर्नाटका के हैं, महाराष्ट्र के भी बहुत सारे हैं, जैसे मुंबई, नागपुर। आप एक बार यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए, क्योंकि ऐसे बुक्स जो है तो हमें मार्केट में बहुत ढूंढना पड़ती है। यहाँ पे हमें एक ही जगह पर मिल रही है तो ये बड़ी बात है। यहाँ पर यहाँ पर आप ज़रूर विज़िट करें, बच्चों को भी लेकर आए और साथ में फैमिली को भी लेकर आए। तो चलिए अब हम खात्मे की तरफ चल रहे हैं। ये हमारी लास्ट रो है अभी, हम यहाँ से सीधा आप एग्जिट कर रहे हैं। ज़्यादा नहीं, तो जैसे देखा आपने, हमने जैसे आपको सरसरी तौर पर बताया यहाँ पर एजुकेशन एक्सपो हमने हमारी पूरी कोशिश की आपको घुमाने की, बट अभी हमारा माइक भी डेड हो चुका है तो वॉइस भी काफ़ी ख़राब आ रही होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह हम ऐसे, अगर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें औरंगाबाद में होती है या कहीं भी होती है तो इंशाल्लाह हम आपको पूरा रिकॉर्ड करने की और इससे ज़्यादा अच्छी कोशिश से हम इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे और आप तक पहुँचाएँगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।